हेलो। हेलो। चलिए। चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, जय श्री महाकाल। मैं कुमार विनय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने रोजगार विद अंकित के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने रेल रक्षक बैच में, जो कि आरपीएफ एसआई, ध्यान रखना, आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के लिए बनाया गया है। तो जल्दी से एक बार क्लास के साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ में बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं। मैं यहां पर देख पा रहा हूं हमारे साथ में रसना जी जुड़ चुके हैं, शांति बिंद जी जुड़ चुके हैं, शालू जी जुड़ चुके हैं, तमाम साथी जुड़ चुके हैं। एक मिनट में थोड़ा सा इनकी साइज को बढ़ा दूं, है ना, ताकि मुझे देखने में दिक्कत ना हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जयवीर जी, प्रतिमा, मोनू, अभय, है ना, आकाश, दिव्यांशु, सौरभ, विक्की, प्रियांशु, रुचि, है ना, अनुभा, अमृत, अभिषेक, विमय। विमय, अरे गजब नाम है आपका भाई। चलिए, बहुत बढ़िया। तो तमाम साथी जुड़ चुके हैं। आप सभी को जय श्री महाकाल, राधे राधे और खूब सारा आशीर्वाद। ठीक है, आइए बिना देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं आरबीआई की। मैं बैंकिंग सेक्टर आपको पढ़ा रहा था और मैंने लास्ट टाइम आपको क्या पढ़ाया था, एक बार मैं उस चीज का रिवीजन करवा देता हूं ताकि आपके लिए एक बेहतर विकल्प बन सके। ठीक है, मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था जरा वो देखना। मैंने आपको मेरे साथियों लास्ट टाइम जो चीजें पढ़ाई थी वो बैंक से रिलेटेड पढ़ाई थी। मैंने बताया था कि बैंक किसे कहते हैं। दरअसल आज मैं कुछ क्वेश्चंस भी लेकर के आया हूं जिससे आपको पता चल जाए कि किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में आने की संभावनाएं हैं। मैंने आपको बताया था कि बैंक क्या होती है और बैंक के बारे में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैंने बताया था कि बैंक के बारे में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हमने तरलता, परिसंपत्ति, देयता और कार्य, ये सब मतलब कुछ कुछ बातें हमने डिस्कस कर ली थी। सेंट्रल बैंक के बारे में हम आज पढ़ेंगे, क्योंकि आज हमारा टॉपिक ही देश की केंद्रीय बैंक आरबीआई के बारे में है। तो आज इसके बारे में हम बखूबी जानकारी लेंगे और खूब अच्छे से पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर जब आरबीआई कंप्लीट होगा, आरबीआई आज कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आरबीआई के कार्य जो है वो कल ही कंप्लीट होंगे। एक दो दिन में नहीं, 3 दिन का टॉपिक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहां से प्रश्न आते हैं, इसलिए इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे। वहीं विकासात्मक बैंकें पढ़ लेंगे, इसी के अंतर्गत हम राष्ट्रीयकृत बैंकें भी पढ़ लेंगे। मैं संभव होगा तो कल आप लोगों को बैंकों का इतिहास बताऊंगा कि कौन कौन सी बैंकें क्या है, वो राष्ट्रीयकरण के दौरान वाली चीजें हैं, वो सब बातें मैं आपको बताऊंगा। तो परेशान नहीं होना है आपको, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए बात करते हैं मेरे साथियों। कल मैंने बैंक के बारे में बताया था कि बैंक का मुख्य रूप से 2 काम है। देयर आर 2 मेन फंक्शंस, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट डिपॉजिट, ये जमा स्वीकार करती किससे, जनता से। जनता से पैसा लेती है और कम ब्याज पर पैसा लेकर के उनको, मतलब उनसे कम ब्याज पर पैसा लेती है। उनको कहती है तुमको 3%, 4%। अगर वो एफडी करवाएंगे, ध्यान रखिएगा, या फिक्स डिपॉजिट हम इसे कहते हैं, है ना। अगर वो टाइम डिपॉजिट करवाते हैं, जिसके अंतर्गत एफडी आता है, आरडी आता है, अगर वो ऐसा करवाएंगे मेरे साथियों, तो ध्यान रखिएगा उसके लिए 6%, 7%, ज्यादा से ज्यादा 7% या 8%, जो भी बैंक के बीच में इनका हो जाए, यानी कि 8% वार्षिक, ये ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं पर बैंक का दूसरा काम है लोन देना। बैंक केवल जनता से पैसा जमा ही नहीं करती है, लोन भी देती है। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई व्यक्ति पैसा इकट्ठा कर रहा है और उसे भविष्य में टेंशन होगी कि यार मुझे पैसा ब्याज सही तो लौटाना है, वो उसकी लाइबिलिटीज है, वो उसकी हम कहें कि देयता है, जवाबदारी है। तो बैंकों के लिए जवाबदारी क्या है, जमा स्वीकार करना। जमा स्वीकार ये जनता से करेगी तो बैंकों को टेंशन रहेगी कि यार ये पैसा वापस से जनता को हमें देना है। तो आ रही बात समझ में, इसी को बोलते हैं लाइबिलिटीज। तो बैंकों के लिए जमा स्वीकार करना क्या होता है, लाइबिलिटीज होता है। उसी के साथ मेरे साथियों, जो लोन देने वाली घटना है या लोन जो देती है बैंकें, ये उनके लिए कमाई का साधन है, क्योंकि ये कम ब्याज दरों पर लोगों से पैसा लेती है और अधिक से अधिक ब्याज दरों पर ये लोगों को पैसा देती है। मैं गया था लोन लेने, मैंने कहा कि मुझे घर खरीदना है, मुझे लोन चाहिए। तो मुझे कहा कि 18% ब्याज मिलेगा। मैंने कहा 18%, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा 18% तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो फाइनली वो जो इंटरेस्ट रेट है वो 13%, 14% पर आकर के रुक जाती है ना।
यानी कि अगर हम डिस्कशन करें किसी बैंक वालों से तो वो भी होम लोन है। इसलिए होम लोन है, मेरा मतलब यह है कि घर है, तो घर तो कभी भी बैंक कब्जा सकती है। आ रही बात समझ में? तो यह बात आपको ध्यान रखना है। फिर दूसरी बात मेरे साथियों, मैंने आपको यह बताया था कि तरलता किसे कहते हैं, मुद्रा प्रवाह को तरलता कहते हैं, या फिर मनी सप्लाई को ही लिक्विडिटी के नाम से जाना जाता है। तरलता का मतलब है कि किसकी जेब में कितना पैसा रखा हुआ है, किसकी जेब में कितना रुपया रखा हुआ है, उसी को हम तरलता कहते हैं। और मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर मेरे पास में 50 रुपए है और आपके पास में 100 रुपए है, तो इस समय आपकी तरलता ज्यादा है। आ रही बात समझ में? अगर आपके पास में 100 रुपए है और आपके पिताजी के पास में 1000 रुपए है, तो फिर मैं कहूंगा आपके पिताजी के पास में तरलता ज्यादा है। अगर आपके पास में पैसा ही पैसा होगा, बहुत ज्यादा तरलता होगी, तो आपकी डिमांड भी ज्यादा होगी। आप सोचोगे कि मैं ये भी खरीद लूं, वो भी खरीद लूं, सब बातें ठीक है। अगर डिमांड ज्यादा करोगे तो मार्केट में उस चीज की सप्लाई कम हो जाएगी। अब खुद ही सोचिए कि अगर हर व्यक्ति के पास में पैसा होगा तो फिर हर व्यक्ति क्या करेगा, डिमांड बढ़ा देगा, हर व्यक्ति मांग करेगा, हर व्यक्ति सोचेगा कि मैं अभी गर्मी के सीजन में ऐसी खरीद लूं। मान लो सबके पास पैसा है, सबने सोचा कि गर्मी के सीजन में ऐसी खरीद लिया जाए, ऐसी सब लोग खरीद रहे हैं, तो ऐसी की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब ऐसी की सप्लाई कम हो जाएगी तो उसकी वजह से ऐसी की कीमतें क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन होगी। इसी का जस्ट उल्टा है, तरलता कम होने पर डिमांड भी कम होती है। जब आपके पास पैसा नहीं होता है ना, तो आप सोचते हो अरे क्या ही मांग करे यार, पैसा ही नहीं है तो गर्मी में हो, ठीक है गर्मी लग रही है, क्या करे अब भाई, मजबूरी है, क्या पैसा ही नहीं है ना। तो ध्यान रखिएगा, अगर पैसा कम होगा, अगर रुपया कम होगा, रोकड़ा कम होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और डिमांड कम हो जाएगी तो मार्केट में बहुत सारा सामान रखा है, कोई मांग ही नहीं कर रहा उसकी, तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली दुकानदार क्या कर देगा, कम कर देगा, अरे भाई सस्ता ले जाओ, है ना। यह बात ध्यान रखना है। संपत्ति किसे कहते हैं, संपत्ति को असेट कहते हैं, इसे परिसंपत्ति भी कह देते हैं हिंदी में। ध्यान रखिएगा मेरे साथियों, संपत्ति का मतलब यह होता है कि एक ऐसी संपत्ति या एक ऐसी वस्तु या ऐसी कोई भी चीज जिसकी वजह से पैसा हम कमा सके भविष्य में, भैया उसे हम संपत्ति कहते हैं। आ रही बात समझ में? संपत्ति का मतलब जैसे मेरे पास में गाड़ी है, बाइक है, ये सब मैंने लिखवाया भी था शायद, मकान है, मेरी लाइब्रेरी है, पेट्रोल पंप है, उनकी वजह से मैं पैसा कमा रहा हूं, मेरा ज्ञान है, इसको आपको देकर के मैं पैसा कमा रहा हूं। तो ध्यान रखिएगा, ये संपत्ति के बारे में मैंने बात आपको बताने की कोशिश की, इसे संपत्ति कहते हैं, ठीक है। और मैंने बताया था लाइबिलिटीज किसे कहते हैं, तो लाइबिलिटीज का मतलब होता है देयता, जवाबदारी। इसे हम और शुद्ध हिंदी में अगर मैं यहां पर लिखने की कोशिश करूं तो मैं जवाबदारी लिख दूं, यहां पर जवाबदारी है ना, जवाबदारी, या ऐसे जवाबदेही भी बोलते हैं इसको, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप इसे कह सकते हैं आसान भाषा में, लेकिन ये समझने के लिए केवल। वास्तविक इसकी जो डेफिनेशन है वो यही है कि आपके ऊपर जितना ज्यादा कर्ज होता जाएगा, लोन होता जाएगा, उतना ही ज्यादा आप क्या करोगे, आपकी लाइबिलिटीज बढ़ती जाएगी। और मैंने एग्जाम्पल दिया था अजय और विजय का। कल बहुत सारे लोग मुझे एक ही कॉमन कमेंट कर रहे थे, और कमेंट क्या थी पता है, कि सर आप पढ़ा रहे हो और ये क्या सिखा रहे हो, है ना। लेकिन मैं अगर शुद्ध इकोनॉमिक्स को पढ़ाने लग गया ना आपको, तो आप पढ़ नहीं पाओगे, आप भाग जाओगे यहीं पर। वैसा ही होगा जैसे आप पहले कभी इकोनॉमिक्स पढ़े हो, है ना, या नहीं पढ़े हो, या आपने कोशिश ही नहीं करी हो, क्योंकि इतना ज्यादा टफ सब्जेक्ट है ये। इस टफ सब्जेक्ट को आसान बनाने के लिए हमारे दैनिक जीवन में जो चीजें घटती है ना, हमारे जो आसपास की चीजें जो है, उसको हमें आगे लेकर के चलना होता है। और यकीन मानो आप सभी उस उम्र के होंगे, ऐसा मैं समझता हूं कि आप सभी उस उम्र के होंगे जो इन सब चीजों से वाकिफ होंगे, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा कहा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब बातें अच्छी नहीं होती क्लास में, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि इन बातों से अगर हमें चीजें समझ में आ जाती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं वही आपको बता रहा हूं कि अजय और विजय, अजय की गर्लफ्रेंड थी, अजय के घर से और विजय के घर से, दोनों के घर से 5-5 हजार रुपए आते हैं। अजय का रेंट 3000 है और ये मैस का 1000 रुपए दे देता, बचत 500 रुपए होती है इसकी लगभग मतलब 500 रुपए अन्य खर्चा होता है, 500 रुपए बचत हो गई। इसको पैसों की आवश्यकता पड़ी, इसने विजय से 100 रुपए उधार लिए, फिर 200 रुपए उधार लिए, है ना, ये ब्याज पे पैसे देता है विजय। तो विजय के लिए ये पैसा पैसे कमाने के लिए है ना, तो ये उसके लिए क्या है, असेट। लेकिन इस व्यक्ति अजय के लिए तो टेंशन है ना, अरे यार ब्याज सहित पैसा देना है, तो इसके लिए क्या ही है, लाइबिलिटीज है। तो ये बात आपको मैंने बता दी थी कल, ठीक है, इतनी बात बता दी थी। अब देखो जरा ध्यान से सुनना, आज ऐसा पहली बार मैं कर रहा हूं मेरे साथियों, ठीक है, कि मैं पहले प्रश्नों को लेकर के आ रहा हूं। टॉपिक से पहले मैं क्वेश्चंस इसलिए लेके आ रहा हूं क्योंकि मुझे डेली कमेंट आते हैं, बहुत सारे बच्चे तो मुझे गाली भी दे देते हैं इसी कमेंट बॉक्स में ही,
है ना, ए मास्टर क्या पढ़ा रहा है, चल निकल, ऐसे ऐसे भी बोलते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से, क्योंकि मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि अगर 2-4 लोग ऐसे हैं तो मेरे पास हजारों की संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं और जो लोग मुझे प्रोत्साहित करते हैं कि नहीं सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, या नहीं पढ़ा रहे हो तो बताते हैं कि सर कहां दिक्कत आ रही है ना। मैं उन लोगों का सम्मान भी करता हूं और मैं उन लोगों का भी सम्मान करता हूं जो इसमें गाली देते हैं। खैर मेरा काम पढ़ाना है, मैं अपने स्तर पर इसको पढ़ाऊंगा, डोंट वरी भाई साहब बहनों, सब मेरे भाई बहन ही हो, आ जाओ। मैं प्रश्नों को लेकर के आया था, मैं प्रश्नों को कौन कौन से लेकर के आया था, मैं इस पार्ट को अब डिलीट करूंगा बैंक से, है ना, क्योंकि ये मुझे केवल आपको रिवीजन करवाना था, क्योंकि इस पार्ट से आगे ही मुझे आपको पढ़ाना। देखो कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पढ़ा रहा हूं, इसलिए आरबीआई से संबंधित क्वेश्चन करवा रहा हूं। सुनना जरा, पहला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यालय कहां स्थित है। लिखा हुआ है वेयर इज द ऑफिस ऑफ द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोकेटेड, यानी कि आरबीआई का गवर्नर का ऑफिस कहां है। तो ध्यान रखिएगा ये प्रश्न इस प्रकार से आते हैं, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा, मैं अभी नहीं दे रहा हूं, है ना, इसका आंसर मैं अभी नहीं दूंगा, ये आप लोगों के लिए वर्कशीट भी है, जब मैं ये टॉपिक पढ़ा दूंगा तब आपको वहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। खैर आप बताना इसका क्या आंसर है, मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या, मैं भूल गया अभी, ठीक है, वर्तमान में मजाक कर रहा हूं, मुझे पता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब मैं आपको पढ़ा दूं उसके बाद जब आपको इसका आंसर देखने को मिले तो यार वो जो खुशी होगी ना, वो खुशी कभी नहीं मिल सकती, है ना। आइए अगली बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यक्षेत्र के अधीन नहीं है। जनता के लिए बैंकर, सरकार के लिए बैंकर, अंतिम विकल्प के रूप में ऋणदाता, मुद्रा जारी करने वाला बैंक, है ना। ये ध्यान रखना है आरबीआई के कार्यक्षेत्र के अधीन नहीं है, ये बात ध्यान रखना है। ये पूछ रहा है क्या जनता के लिए बैंक का काम करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, क्या सरकार के लिए बैंक का काम करता है, या अंतिम विकल्प के रूप में ऋणदाता के रूप में कार्य करता है, या मुद्रा जारी करने वाला बैंक होता है। मुझे नहीं पता इसका क्या आंसर है ना, लेकिन आप ही इसका आंसर दोगे जब मैं पढ़ा दूंगा आज उसके बाद। अगली बात करते हैं, आरबीआई का मुख्यालय कहां स्थित है। मेरे ख्याल से प्रश्न रिपीटेड है, भाषा अलग अलग है, आंसर एक ही है, ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय, डबल डबल हो गया, कोई बात नहीं, मुख्यालय कहां स्थित भारत, क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन ही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं क्या, कोई बात नहीं। आरबीआई का प्रतीक क्या है भैया, आरबीआई का लोगो आपने देखा होगा, तो आरबीआई के लोगो में पिरामिड और एक ईगल, अशोक स्तंभ, एक ताड़ का पेड़, सामने बंगला, बंगाल टाइगर, रक्षात्मक अवस्था में बैठा हुआ कुत्ता, क्या है इसका आंसर, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई, ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ये बहुत घटिया किस्म के प्रश्न हैं, घटिया से मेरा मतलब है कि ऐसे प्रश्न हैं, मतलब मैं क्या ही आपको बताऊं, ऐसे प्रश्न अब नहीं आते हैं लेकिन फिर भी कराना पड़ते हैं क्योंकि बच्चों की एग्जाम में हो सकता है आ जाए। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो आते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा पशु भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह के रूप में मौजूद है, तो यह ध्यान रखना है। आरबीआई के लोगो पर कौन सा फोटो बना हुआ है, यह बात भी आपको ध्यान रखना है। किस वर्ष शक्तिकांत दास ने भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त किया गया, ऐसे भी प्रश्न आते हैं। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण बन सकते हैं और यहां से प्रश्न भी आपकी परीक्षा के लिए आते हैं। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होगी। ये जो रिपीटेड क्वेश्चन हो चुके हैं इनको मैं डिलीट कर रहा हूं, है ना, डोंट वरी। ये रिपीटेड क्वेश्चन जो है आरबीआई का मुख्यालय एक ही रहने देता हूं, इन रिपीटेड क्वेश्चंस को मैं डिलीट कर रहा हूं मेरे साथियों, ठीक है। लीजिए अब डोंट वरी, अब हम आरबीआई के ऊपर चलते हैं, आरबीआई के बारे में क्या क्या कुछ खास बातें। तो मैं अब वास्तविक रूप में यहां पर हेडिंग डाल रहा हूं आरबीआई, है ना। आपको समझ में आया, एक प्रोफार्मा मैंने आपको दिया कि कैसे कैसे काम होता है। चलिए मैं डेली नहीं बताऊंगा क्वेश्चंस, फिर से बता रहा हूं, मैं डेली बिल्कुल नहीं बताऊंगा। जब एक टॉपिक होगा उससे संबंधित क्वेश्चन कुछ होंगे तो मैं लेके आऊंगा, ठीक है। बाकी आपकी परीक्षा में इकोनॉमिक्स 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना, और वो 4 से 5 क्वेश्चन में क्वेश्चन ही कम रहते हैं, बाकी करंट इकोनॉमिक्स के और इसमें होते हैं। आइए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। क्या क्या हम आरबीआई के बारे में बात कर सकते हैं, जरा वो देखिए। थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर देता हूं, मुझे पता है आप लोग फिर कमेंट करोगे सर दिखाई नहीं दे रहा है, चश्मा लगाओ बेटा चश्मा, है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के बारे में हम बात करते हैं। क्या क्या आप जानते हैं आरबीआई के बारे में, देखो आपकी परीक्षा में यहां से कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। सबसे पहली बात, आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है, अगर ऐसा आपसे पूछे मेरे साथियों तो ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या बोलते हैं इसको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम हिंदी में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं या भारतीय रिजर्व बैंक कह देते हैं। इसको हिंदी में किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से जानते हैं। अगर आपको हिंदी में भी लिखना है इसको तो लिख सकते हैं भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। आपने नोटों पर इनका नाम देखा होगा,
भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, ये आरबीआई का फुल फॉर्म है। ठीक है, अगर आपसे यह पूछा जाए कि आरबीआई की स्थापना कब की गई तो क्या जवाब देंगे? तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर स्थापना से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जाए कि आरबीआई की स्थापना कब की गई, स्थापना को हम बोलते हैं एस्टेब्लिशमेंट। ध्यान रखिएगा, आरबीआई की स्थापना जो है एस्टेब्लिशमेंट की मैं बात करूं मेरे साथियों, तो ये 1 अप्रैल, ध्यान रखना क्या तिथि है, 1 अप्रैल 1935 को की गई। 1 अप्रैल, ये पेन क्या है आगे से घिसा चुका है तो इस वजह से लिखने में दिक्कत आ रही है। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी, यह बात आपको ध्यान रखना है। तो कभी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि आरबीआई की स्थापना कब की गई, इसकी स्टैब्लिशमेंट कब की गई मेरे साथियों, तो 1 अप्रैल, है ना, ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई, यह बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या है मेरे साथियों, स्थापना की गई तो ध्यान रखिएगा, स्थापना की गई तो स्थापना जब की जाती है, इसकी स्टेब्लिशमेंट की जाती है मेरे साथियों, तो कैसे की गई? तो सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, तात्कालिक सरकार के द्वारा एक अधिनियम बनाया गया, एक एक्ट बनाया, जिस एक्ट का क्या नाम था, तो रिजर्व बैंक अधिनियम, या इसी को हम आरबीआई एक्ट भी कहते हैं, है ना। तो क्या लिखूंगा मैं, आरबीआई एक्ट 1934। ध्यान रखिएगा, 1934 के अधिनियम से इसकी स्थापना की गई। पूछा जा सकता है कि किस एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना की गई मेरे साथियों, तो आरबीआई अधिनियम 1934 के द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसे हम और भी नामों से जानते हैं, आरबीआई अधिनियम को हम रिजर्व बैंकिंग एक्ट भी बोलते हैं, या फिर इसे केंद्रीय बैंकिंग अधिनियम भी बोलते हैं, सेंट्रल बैंकिंग एक्ट भी आप इसे कह सकते हैं। तो यह बात आपको ध्यान रखना है, सेंट्रल बैंकिंग एक्ट के नाम से भी आप इसे जानते हैं, यह इसकी स्थापना की गई, यह बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक और बात, इसकी स्थापना जब की गई तो सिफारिश किसने करी थी कि भैया इसकी स्थापना कर दो? तो ध्यान रखिएगा मेरे साथियों, इसकी सिफारिश करी थी, इसकी सिफारिश किसने करी थी? तो ध्यान रखिएगा, इसकी जो रिकमेंडेशन है, सिफारिश को हम अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं, रिकमेंडेशन। तो ध्यान रखिएगा, इसकी रिकमेंडेशन एक समिति थी, एक कमिटी थी, उसके द्वारा की गई थी। उस कमिटी का नाम था यंग हिल्टन कमीशन। क्या नाम था मेरे साथियों? यंग हिल्टन कमीशन। यंग हिल्टन कमीशन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। या इसी का दूसरा नाम क्या है पता है? इसे आप लोग रॉयल कमीशन के नाम से भी जानते हैं, रॉयल कमीशन। रॉयल कमीशन, कमीशन का मतलब होता है समिति, है ना, या आयोग भी आप इसे कह सकते हैं। या इसी का हिंदी नाम, रॉयल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? शाही आयोग। तो ध्यान रखिएगा, शाही आयोग भी सही आंसर है। बोले इतने सारे, हां भाई इतने सारे नाम। क्यों इतने सारे क्यों लिखा रहे हो गुरुजी? क्योंकि इतने सारे परीक्षा में पूछे गए हैं, अलग अलग रूपों में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे पूछा जा सकता है शाही आयोग ने किसकी स्थापना की सिफारिश करी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करी। इनमें यंग हिल्टन नाम के व्यक्ति थे, है ना, ब्रिटिश व्यक्ति थे, उन्होंने ये स्थापना करी, मतलब सिफारिश करी थी, रिकमेंडेशन करी थी। तो ये बात भी ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि शाही आयोग की स्थापना या यंग हिल्टन कमीशन की स्थापना कब की गई, समिति को कब बनाया गया, तो 1926 में इस कमिटी को बनाया गया। 1926 में मेरे साथियों क्या बनाया गया? इस कमिटी को बनाया गया। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? नहीं ना, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। दूसरी बात मेरे साथियों, इसका मुख्यालय कहां है? भैया स्थापना तो आपने कर दी, बोले इसका हेडक्वार्टर तो बता दो। बिल्कुल भाई बता देंगे ना, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ध्यान रखिएगा, इसके कार्यालय की हम बात करते हैं, कार्यालय यानी कि हेडक्वार्टर। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो ऑफिस है, इसका जो कार्यालय है मेरे साथियों, मुख्यालय भी आप इसे कह देते हैं, मुख्यालय। मुख्यालय को आप हेडक्वार्टर भी कह देते हैं। एचक्यू लिख दूं शॉर्ट फॉर्म में, ताकि आप लोग कोई डाउट में ना रहे, अंग्रेजी माध्यम वाले मेरे दोस्त, है ना। तो एचक्यू हम इसे कहते हैं, मुख्यालय हम इसे कहते हैं। दोस्तों आपकी कसम, इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? तो ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय जब इसकी स्थापना की गई थी तब इसका मुख्यालय था कलकत्ता। कहां पर रखा गया था? कलकत्ता रखा गया था, कलकत्ता। कलकत्ता, कलकत्ता पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और 1937 तक, है ना, 2 सालों तक इसका जो हेडक्वार्टर था वो कलकत्ता में था मेरे साथियों, है ना। 2 सालों तक इसका हेडक्वार्टर कहां था? कलकत्ता में था। लेकिन 2 सालों के बाद अगर मैं बात करूं 1937 के बाद की, तो 1937 के बाद मेरे साथियों इसका जो मुख्यालय है, वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? तो अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाए तो क्या जवाब देंगे? तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान में या 1937 के बाद हम लिखे मेरे साथियों, 1937 के बाद, आफ्टर 1937 मेरे साथियों ध्यान रखिएगा, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है मेरे साथियों? तो दोस्तों ध्यान रखना है,
वित्तीय राजधानी, ध्यान रखिएगा, भारत की वित्तीय राजधानी, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया मेरे साथियों, मुंबई में इसका मुख्यालय है। इसे मुंबई को हम बहुत सारे नामों से जानते हैं, मुंबई को हम 2-3 नामों से जानते हैं। बोले गुरुजी बता दो, तो मैं बता देता हूं भैया, ध्यान रखना, मुंबई को आप फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं और मुंबई को और भी नामों से जाना जाता है। मैं बताता हूं इसको, भारत की वित्तीय राजधानी, ध्यान रखना, मैं थोड़ा सा फॉन्ट छोटा कर रहा हूं, है ना, भारत की वित्तीय राजधानी, भारत की वित्तीय राजधानी, वित्तीय को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल कैपिटल बोलते हैं, तो भारत की वित्तीय राजधानी हम इसे कहते हैं मेरे साथियों। फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया जो है मेरे साथियों, वो मुंबई को कहते हैं। मुंबई को भारत की व्यापारिक राजधानी भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कमर्शियल कैपिटल, व्यापारिक राजधानी किसे कहा जाता है, तो कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, है ना, वो किसे कहते हैं मेरे साथियों, तो मुंबई को कहते हैं। मुंबई को एक और नाम से जाना जाता है, मुंबई को मेरे साथियों ध्यान रखिएगा मनोरंजन राजधानी भी कहते हैं, इंटरटेनमेंट कैपिटल, मनोरंजन राजधानी, मनोरंजन राजधानी, मनोरंजन राजधानी, इंटरटेनमेंट कैपिटल भी आप इसे ही कहते हैं मेरे साथियों। तो ये मतलब मुंबई को 3 नामों से जाना जाता है। मुंबई 7 टापुओं पर बसा शहर है, मुंबई जो है वो 7 टापुओं पर बसा शहर है। मतलब इतनी सारी बातें मैं क्यों ही बता रहा हूं यार, ठीक है कोई बात नहीं, बता दी, है ना, थोड़ा फ्लो में आ जाता हूं तो बता देता हूं, कोई बात नहीं, है ना। तो ये सब बातें किससे संबंधित है मेरे साथियों, ये इससे संबंधित है। किसी को कोई दिक्कत इसमें, किसी को कोई दिक्कत इसमें, बता दो, किसी को कोई समस्या तो नहीं है ना इसमें, एक बार बता दो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें, ठीक है, नहीं है बोले, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बस यही तो चाहता हूं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में इतनी बातें मैंने बताई। इसका मुख्यालय 1937 तक कलकत्ता में था, 1937 के बाद में इसका मुख्यालय जो है वो कहां पर है मेरे साथियों, प्रिंस चौहान, भाई अंग्रेजी में लिखा मैंने, मुंबई अंग्रेजी में ही लिखा है, वर्तमान को करंट बोलते हैं, करंट लिख दूं क्या, है ना यार, प्लीज थोड़ा, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जब मैं कोई भाषा में शब्द बोलूं अंग्रेजी में, तो प्लीज आप लिख लो उसको यार, है ना, या थोड़ी सी मेहनत आप बढ़ा लो। मैं अगर इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखने जाऊंगा तो आपकी कसम सिलेबस डबल समय में पूरा होगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। मैं पीडीएफ से पढ़ाऊंगा तो आपको दिक्कत है, क्योंकि पीडीएफ से पढ़ नहीं पाओगे आप, आपकी इच्छा ही नहीं होती पीडीएफ से पढ़ने की। तो जब मैं लिख लिख के पढ़ा रहा हूं तो थोड़ा सा, कलकत्ता को कलकत्ता बोलते हैं, मुख्यालय को हेडक्वार्टर बोलते हैं, 10 बार बोल चुका हूं कि सिफारिश को मेरे साथियों रिकमेंडेशन बोलते हैं। प्लीज, मैं गुस्सा नहीं होता हूं भाई, है ना, ध्यान रखना, ये सारी की सारी बातें मैंने आपको यहां पर नोट डाउन करके बताई है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े इसके बारे में, ये सिफारिश हो गई, स्थापना हो गई मेरे साथियों। अधिनियम भी मैंने आपको बताया, केंद्रीय बैंकिंग अधिनियम 1934, हेडक्वार्टर भी बता दिया। अच्छा ध्यान रखना, कितनी जमा पूंजी थी, यानी कि इसके पास में कितनी कैपिटल थी, तो ध्यान रखना मेरे साथियों, अगर मैं आपसे कहूं कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई तब इसके पास में कितनी जमा पूंजी थी, जमा पूंजी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसके पास में जमा पूंजी कितनी थी, तो दोस्तों ध्यान रखना, जमा पूंजी की मैं बात करूं, यानी कि कितने रुपए के साथ में मेरे साथियों इसकी स्थापना की गई, तो इसके बाद इसके साथ में जमा पूंजी की मैं बात करूं, कैपिटल, कितनी कैपिटल के साथ इसकी स्थापना की गई मेरे साथियों, तो आपको हंसोगे आप लोग कि बस इतनी, बोले इतना तो आजकल हमारे यहां ऐसे ही लोकल लोगों के पास में रहता है। ध्यान रखिएगा, इसकी जमा पूंजी कितनी थी, तो मात्र 5 करोड़। बोले बस ये 5 करोड़ ना मेरे उज्जैन शहर में लोगों के पास निकल जाएगा, मतलब कहीं भी निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कितनी कैपिटल के साथ में आरबीआई की स्थापना करी, तो ध्यान रखिएगा 5 करोड़ की पूंजी के साथ में आरबीआई की स्थापना करी थी, यह बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। 5 करोड़ की पूंजी के साथ में इसकी स्थापना करी थी, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार मेरे साथियों, शानदार। हां, अगर मैं बात करूं मेरे साथियों कि इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, इसका लोगो क्या है, इसका लोगो क्या है मेरे साथियों, लोगो, आप लोग ध्यान रखना, एक बात मैं आपको बता देता हूं, है ना, मैं जब भी कोई चीज पढ़ाऊं ना तब ध्यानपूर्वक पढ़ लिया करो, और ऐसी फालतू बातें मत करा करो कि क्लास रिकॉर्डेड है, ये है वो है, सब अनाप शनाप कमेंट आते रहते हैं, कोई मतलब नहीं है उस चीज का, है ना, ध्यान रखना। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि इसका जो लोगो है, इसका जो लोगो है, लोगो को आप लोग प्रतीक चिन्ह कहते हो, क्या बोलते हो, प्रतीक चिन्ह, या इसे हम लोग लोगो के नाम से जानते हैं। आपने आरबीआई का लोगो देखा है क्या, मैं यहां पर नहीं दिखा सकता आरबीआई का लोगो, आप लोग गूगल करके देखना मेरे साथियों, आरबीआई का लोगो, है ना, लोगो ऑफ आरबीआई। तो ध्यान रखिएगा, आरबीआई का जो लोगो है उसमें क्या क्या है, तो बंगाल टाइगर और ताड़ का पेड़ है, वही ताड़ का पेड़ मेरे साथियों जिससे तेल निकाला जाता है, ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखिएगा। तो ताड़ का पेड़ हम बात करते हैं, ध्यान रखना, ताड़ का पेड़, ताड़ के पेड़ को हम अंग्रेजी में पाम ट्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पाम ट्री। मैं मतलब नीचे ही लिख देता हूं पाम ट्री, ये बहुत महंगा आता है भैया,
ताड़ का पेड़ है और बंगाल टाइगर, आप देखना बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर भी है मेरे साथियों। तो बंगाल टाइगर है ना, ये दोनों का चिन्ह इसके ऊपर है, मतलब ये दोनों की आकृति इसके ऊपर है। अच्छा, अगर आपसे ये प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि बंगाल टाइगर से पहले किसकी आकृति थी, या बंगाल टाइगर से पहले किसका फोटो था इसके ऊपर, ये बंगाल टाइगर तो बाद में जोड़ा गया, क्योंकि भारत का जो है आपको पता ही है कि भारत का राष्ट्रीय पशु ही है ना, तो बंगाल टाइगर तो बाद में जोड़ा गया। इसके पहले क्या था, इसके पहले शेर था, ध्यान रखना क्या था, शेर था मेरे साथियों, शेर है ना। तो इसके पूर्व में क्या था, तो पहले क्या था मेरे साथियों, है ना, ध्यान रखिएगा, पहले बिफोर क्या था, शेर का फोटो था, शेर का। वो शेर हटा दिया हमने, वो शेर हमने हटा दिया, क्यों, क्योंकि शेर तो आप लोग हो मेरे दोस्तों, है ना। तो पहले शेर था, अब हमने वर्तमान में क्या किया, बंगाल टाइगर कर लिया है ना। ये बात आपको ध्यान रखना। अरे कोई आफत दिक्कत तो नहीं है यहां पे, बता दो, आगे बढ़े, आगे बढ़ सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे साथियों। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे यह पूछा जाए कि आरबीआई को हम क्या कहते हैं, तो भारत का केंद्रीय बैंक भी आप इसे कह सकते हैं। तो ये भारत का सेंट्रल बैंक है, यह बात भी आपको याद रखना है। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया ये कौन सा बैंक है, तो ये भारत का केंद्रीय बैंक है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हम इसे कह सकते हैं। तो भारत का केंद्रीय बैंक, क्या बोलूंगा, भारत का केंद्रीय बैंक है मेरे साथियों, भारत का केंद्रीय बैंक है, भारत का केंद्रीय बैंक है। और केंद्रीय बैंक को हम लोग किस नाम जानते हैं, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान रखना है दोस्तों, अंग्रेजी वाले लिख देना, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, है ना, सेंट्रल बैंक बोलते हैं इसको, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आप लिखना, सेंट्रल बैंक इसे हम कहते हैं, भारत का केंद्रीय बैंक हम इसे कहते हैं मेरे साथियों। ये बात भी आपको याद रखना है, परीक्षा में यहां से प्रश्न आते हैं। अगर गवर्नर की बात करें मेरे साथियों, कि इसके गवर्नर कौन कौन रह चुके हैं, या क्या क्या बातें हैं गवर्नर से संबंधित, तो आओ जरा कहां करें, यहीं कर लें, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। आइए गवर्नर के बारे में बात करते हैं कि इसके गवर्नर कौन कौन है ना, गवर्नर्स के बारे में बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है आपकी एग्जाम में। गवर्नर को गवर्नर ही कहते हैं, अंग्रेजी में भी क्यों बार बार लिखूं मैं, है ना, गवर्नर को गवर्नर कहते हैं। तो ध्यान रखना मेरे साथियों, गवर्नर की अगर बात की जाए तो इसके पहले गवर्नर, जब आरबीआई की स्थापना की गई थी, तब इसके पहले गवर्नर कौन थे, तो मैं यहां पर बताता हूं, फर्स्ट गवर्नर। तो ध्यान रखिएगा, इसके पहले गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। क्या नाम था, सर ऑसबॉर्न स्मिथ, ऑसबॉर्न स्मिथ, ये इसके पहले गवर्नर थे। सर ऑसबॉर्न स्मिथ जो है मेरे साथियों, ये इसके पहले गवर्नर थे, लिखा हुआ है फर्स्ट गवर्नर, ठीक है। दूसरे गवर्नर कौन थे, तो ध्यान रखिएगा, दूसरे गवर्नर का नाम था जेम्स टेलर। क्या नाम था मेरे साथियों, जेम्स टेलर। सेकंड जो थे मेरे साथियों, उनका नाम था जेम्स टेलर। मैं बोलता भी जा रहा हूं, भैया ये नाराज हो रहा है, इतना ऊपर जाने क्या जरूरत, बताओ भला, ऐसा नहीं करते भाई, नीचे आओ, तुम्हारी आवश्यकता है, हमारे दोस्त आपसे पढ़ रहे हैं, इधर आओ, ऐसा नहीं करते, है ना, मारेंगे हम तुमको। चलिए देखिए इधर, तो ध्यान रखिएगा मेरे साथियों, इसके जो सेकंड गवर्नर है उनका नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा, अभी भूल गया ना, याद था, जेम्स टेलर याद था, है ना, बताया ना हम तुमको, जेम्स टेलर, जेम्स टेलर मेरे साथियों, जेम्स टेलर इसके दूसरे गवर्नर थे। बोले तीसरे भी बता दो, बिल्कुल बताएंगे मार साहब, इसीलिए तो यहां पर आए हैं। ध्यान रखिएगा, तीसरे गवर्नर कौन थे, तो तीसरे गवर्नर की मैं बात करूं दोस्तों, आप किसी को बताना मत ये बातें। तीसरे गवर्नर जो थे, ध्यान रखिएगा, उनका नाम क्या था, उनका नाम था मेरे साथियों सी डी देशमुख। क्या नाम था, सी डी देशमुख। आप लोगों के लिए एक होमवर्क दूं, इनका पूरा नाम सर्च करके आना, तो सी डी देशमुख था। अभी बता दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन समस्या क्या है पता है, आप में जो प्रवृत्ति है ना वो होमवर्क की, वो खत्म हो जाएगी, करना बेटा होमवर्क। सी डी देशमुख मेरे साथियों तीसरे गवर्नर थे। कौन से गवर्नर थे, तीसरे गवर्नर थे, ये बात आपको ध्यान रखना है, तीसरे गवर्नर सी डी देशमुख थे। जरा एक बार इन बातों को निहार लो, तो जरा एक बार इन बातों को निहार लो, जो मैंने यहां पर लिखी है, जल्दी से बिना देरी के मैं आपकी पूरी, है ना, चलिए बहुत बढ़िया। नंद किशोर खड़के जी कह रहे हैं सर नो कॉमेडी प्लीज, केवल पढ़ाओ। भाई मैं तो कॉमेडी ही नहीं करता हूं। बहुत बढ़िया, शानदार, शानदार मेरे साथियों, शानदार। देखो मैं कुछ बातें आपको बताना चाह रहा हूं, वो बातें क्या है, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सी डी देशमुख जी जो है, दरअसल इनका कार्यकाल क्या है, इनका टेन्यूअर क्या है। सब लोग इधर आ जाओ वापस से। सी डी देशमुख जी जो थे, इनका कार्यकाल क्या है, सबका लिखवाना जरूरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कहोगे तो मैं लिखवा दूंगा। 1935 से लगा करके 37 तक इनका सर ऑसबॉर्न स्मिथ का कार्यकाल था। आप चाहेंगे तो मैं लिखवा दूंगा,
35 से लगाकर 37 तक इनका था। बाकी जेम्स टेलर की मैं बात करूं मेरे साथियों, तो जेम्स टेलर साहब जो थे वो दूसरे गवर्नर थे और इनका कार्यकाल जो था वो 37 से लगाकर के 43 तक था। तो 1937 से लगाकर के 43 तक इनका था। और बाकी सीडी देशमुख जी के बारे में मैं बात करूंगा जान करके, इनका जो कार्यकाल था वो दरअसल 1943 से लगाकर के 49 तक है मेरे साथियों। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये इनका कार्यकाल है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत के पहले गवर्नर है। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए भारत के पहले गवर्नर कौन रहे तो सीडी देशमुख रहे, जिनका कार्यकाल क्या रहा मेरे साथियों, तो 43 से 49 तक, 43 से 49 तक। और इस दौरान हमारे देश में क्या क्या हुआ जरा वो देखना। इस दौरान हमारे देश को स्वतंत्रता मिली, हमारे देश को स्वतंत्रता मिली, इसलिए यहां पर मैं लिखूंगा कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर, ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे, तो यही थे। तो मेरे साथियों स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर मैं लिख रहा हूं, स्वतंत्र भारत के पहले फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट भारतीय गवर्नर या पहले गवर्नर, हाँ मतलब स्वतंत्रता भी है ना, फर्स्ट भारतीय गवर्नर ऐसा लिखो, दोनों ही सही है। आजादी के बाद पहले गवर्नर भी यही थे, भारतीय गवर्नर, और भारत के भी पहले गवर्नर यही थे मेरे साथी, है ना। तो दोनों बातें आपको याद रखना। अच्छा, इसी में आजादी मिली। और एक और बात, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था दरअसल 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इसलिए आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है मेरे साथियों, नेशनलाइजेशन हम इसे कहते हैं, वो किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ, किस गवर्नर के काल में हुआ, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण इन्हीं के काल में हुआ मेरे साथियों। यह बात भी आपको ध्यान रखना है। मेरे ख्याल से इतनी बातें पर्याप्त है, पर्याप्त है ना। एक और लिख दूं, वर्तमान गवर्नर। आइए वर्तमान गवर्नर की भी चर्चा कर लेता हूं। तो वर्तमान गवर्नर जो है मेरे साथियों, ये हैंग हो गया क्या, वर्तमान गवर्नर जो है उनका नाम है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जो है वो 25वें नंबर के गवर्नर है मेरे साथियों, और 2018 से ही भारत के गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, वर्तमान गवर्नर की मैं बात करता हूं। वर्तमान गवर्नर क्या लिखूंगा, वर्तमान गवर्नर। तो वर्तमान में करंट में मेरे साथियों गवर्नर कौन है, तो ध्यान रखिएगा वर्तमान गवर्नर की अगर मैं बात करूं तो वो है शक्तिकांत दास। शक्तिदांत नहीं हो गया, शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर। ठीक है, 25वें गवर्नर। और कब से है मेरे साथियों, ये 2018 से हैं, 2018 से अभी तक यही है, ये बात भी ध्यान रखना है। तो ये कुछ बातें मैंने आरबीआई के बारे में आपको बेसिक्स ही बताई है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई है। आई है कि नहीं आई है, जल्दी से बताओ। यहां तक की बातें समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत? बेटा स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते आप इसका, है ना। क्यों नहीं ले सकते, एप्लीकेशन में क्लास है इसलिए नहीं ले सकते। चलिए बहुत बढ़िया, अगली बात करते हैं मेरे साथियों। अगली कुछ बातें अगले पेज पर करता हूं। देखिए ध्यान रखना, एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको, मतलब एक दो क्या, अभी तो बहुत सारी बातें हैं। देखो आरबीआई के बारे में कुछ और बातें हैं मेरे साथियों। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो आप क्या जवाब देंगे, बताओ बताओ आप क्या जवाब देंगे। तो ध्यान रखिएगा, आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है, राष्ट्रीयकरण को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, राष्ट्रीयकरण को हम अंग्रेजी में बोलते हैं नेशनलाइजेशन। राष्ट्रीयकरण के लिए हमारे पास में शब्द क्या है, नेशनलाइजेशन, नेशनलाइजेशन। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ आरबीआई का, देखो राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है यह समझ लो अगर नहीं पता तो। राष्ट्रीयकरण का मतलब यह होता है कि सरकार की या भारत सरकार की 51% से ज्यादा हिस्सेदारी होना। ठीक है, यहां पर ध्यान रखना, गवर्नमेंट की जो शेयर होल्डिंग है सरकार की, सरकार बोले तो भारत सरकार की बात हो रही है, सरकार जिसे मैं बोलता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जीओआई मैंने लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, जरूर लिखना अंग्रेजी माध्यम वालों साथी, है ना। तो ध्यान रखिएगा, सरकार की जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार की 51% से ज्यादा हिस्सेदारी, सरकार की 51% से ज्यादा हिस्सेदारी जो है वो राष्ट्रीयकरण कहलाती है। ज्यादा हिस्सेदारी वो क्या कहलाती है, राष्ट्रीयकरण कहलाती है। जी हां,
अगर आप लोग ठीक ठाक पढ़ने वाले दोस्त होंगे तो आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि क्या सर इसका राष्ट्रीयकरण, आप कह रहे हो कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है वह 1 जनवरी 1949 को हुआ, 1 जनवरी 1949 इसको हुआ, तो क्या इससे पहले ये प्राइवेट सेक्टर का बैंक था? बिल्कुल, ये प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों का बैंक था उसके पहले मेरे साथियों। आ रही बात समझ में? ये बात ध्यान रखना है। फिर दूसरी बात, अगर मैं यहां पर कहूं मेरे साथियों, तो अगली बात क्या मैं लिखूंगा राष्ट्रीयकरण के साथ में? मैं अगली बात ये लिखूंगा मेरे साथियों कि राष्ट्रीयकरण के बाद में अगली बात क्या है इसकी, तो ध्यान रखिएगा, मैं ऐसा भी प्रश्न बना सकता हूं मेरे साथियों कि इसका अकाउंटिंग ईयर कैसा है। अकाउंटिंग ईयर का मतलब होता है लेखा वर्ष, इसी को वित्तीय वर्ष भी बोल देते हैं। अकाउंटिंग ईयर, इसे लेखा वर्ष के नाम से जाना जाता है, लेखा वर्ष या वित्तीय वर्ष। तो ध्यान रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो अकाउंटिंग ईयर है या जो फाइनेंशियल ईयर है वो क्या है भैया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी तो गणना करता है ना कि मेरे पास में एक साल में कितना पैसा आया, कितना गया, कहां कहां से आया, इसी को अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये अकाउंटिंग ईयर है। तो अकाउंटिंग या फाइनेंशियल ईयर आप इसे कह सकते हैं, दोनों ही भाषा में शब्द का प्रयोग करना परीक्षा में आता है। तो अकाउंटिंग ईयर कौन सा है? तो भैया कौन सी तिथि है जिसमें आरबीआई अपनी कैलकुलेशन करता है कि मेरे पास में कितना पैसा आया है ना? बहुत बढ़िया विजय सर, पंजाबी में बताओ, है ना? ऐसे ही आती है अपने को, पंजाबी नहीं आती। ठीक है, कुड़ा क्या बोलते, कुड़ा कुड़ी बोलते हैं ना। चलिए, तो इसका अकाउंटिंग ईयर क्या है? तो ध्यान रखिएगा मेरे साथियों, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक इसका अकाउंटिंग ईयर है। 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये याद रखना है, 2020 में बदल दिया गया है इसको। 1 अप्रैल से 31 मार्च, है ना? मुझे पता है जिसने पिछली बार पढ़ रखा होगा उनके दिमाग में डाउट होगा कि सर ये गलत लिखा रहे हो, लेकिन सही है ये, है ना? ध्यान रखना, 1 अप्रैल से 31 मार्च इसका क्या है? ये अकाउंटिंग है। ये बात भी आपको ध्यान रखना, यहां से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, अरे बात समझ में आई नहीं आई? ध्यान रखना, आरबीआई की अगर संरचना की मैं बात करूं या स्थानीय बोर्ड की मैं, चलो पहले संरचना की बात कर लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो होगा वो देखा जाएगा, है ना? ध्यान रखिएगा, इसका केंद्रीय बोर्ड की मैं बात करूं मेरे साथियों, सेंट्रल बोर्ड, इसके केंद्रीय बोर्ड की मैं बात करूं, सेंट्रल बोर्ड की मैं बात करूं, हर बात बताऊंगा, डोंट वरी, पहले ध्यानपूर्वक समझना। अगर इसके सेंट्रल बोर्ड की मैं बात करूं मेरे साथियों, आरबीआई का एक सेंट्रल बोर्ड होता है, सेंट्रल बोर्ड होता है, सेंट्रल बोर्ड। उस सेंट्रल बोर्ड में कौन कौन होते हैं? तो आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में, जिसे हम अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी आप इन्हें कह सकते हैं। इसका जो सेंट्रल बोर्ड है मेरे साथियों, उसमें 1 गवर्नर होते हैं और 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं। ध्यान रखना, इस सेंट्रल बोर्ड में कौन कौन होते हैं? तो 1 गवर्नर और 4 डिप्यूटी गवर्नर। एक गवर्नर होता है और 4 जो होते हैं वो डिप्टी गवर्नर होते हैं, डिप्यूटी गवर्नर हम इसे कहते हैं अंग्रेजी में। तो 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं मेरे साथियों, ये बात आपको ध्यान रखना। ये इसके सेंट्रल बैंक में है ना? और फिर अगली बात, इसके स्थानीय बोर्ड कहां कहां है, लोकल बोर्ड कहां कहां है? ध्यान रखिएगा, इसके जो स्थानीय बोर्ड है वो कहां कहां है? स्थानीय बोर्ड को हम लोकल बोर्ड कहते हैं, लोकल बोर्ड, स्थानीय बोर्ड, लोकल बोर्ड हम इसे कहते हैं। स्थानीय बोर्ड की स्थापना क्यों की जाती है? लोकल बोर्ड की स्थापना क्यों की जाती है? ताकि आसपास की फाइनेंशियल एक्टिविटीज का अनुमान या हम कहें कि नियंत्रण या फिर देखरेख हो सके। तो स्थानीय बोर्ड मेरे साथियों इसके कितने हैं? 4 है। कितने हैं मेरे साथियों? स्थानीय बोर्ड की संख्या कितनी है? 4 है। तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, स्थानीय बोर्ड की संख्या कितनी है दोस्तों? 4 है। बोले कहां कहां है स्थानीय बोर्ड, जरा बात करो। तो मेरे साथियों स्थानीय बोर्ड की हम बात करें तो 4 दिशा बना लेते हैं, है ना? 4 दिशा बना लेते हैं। ये लो भैया, ये 4 दिशा हम बना रहे हैं, ये 4 दिशा हमने बना ली। ध्यान रखिएगा, अब आप ही बताओ दिशा में कौन कौन सी दिशा है? दिशा में ध्यान रखना, ये पूर्व दिशा है, ये ईस्ट है, तो पूर्वी बोर्ड हम बात करेंगे। इसका पूर्वी बोर्ड कहां है ना? यहां पर इसको पूर्व बोलते हैं, पूर्व। पूर्व को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ईस्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये वाला जो भाग है मेरे साथियों, ये पश्चिमी भाग है, ये पश्चिम, और पश्चिम को हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्ट बोलते हैं। और ये वाला जो भाग है मेरे साथियों, ये उत्तरी भाग है, उत्तरी, नॉर्थ। और ये वाला जो भाग है ये दक्षिणी भाग है।
ऐसे ही आपको याद रहेगा, डोंट वरी, आसानी से याद हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर इसके लोकल बोर्ड की बात पूछी जाए कि इसका लोकल बोर्ड कहां कहां है ना, ये तो मेरे ख्याल से डूब रहा है, कोई बात नहीं, ये डूबते सूरज को हम अगले पेज पर ले लेते हैं, या फिर इधर ले लेते हैं, यहां ठीक रहेगा, है ना, बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान रखिएगा, अगर इसके बोर्ड की हम बात करें मेरे साथियों, तो उत्तर में कौन सा है, उत्तरी बोर्ड की अगर हम बात करेंगे कि उत्तर में इसका स्थानीय बोर्ड कहां पर है मेरे साथियों, तो ध्यान रखिएगा, उत्तर में इसका स्थानीय बोर्ड कहां पर पड़ता है, आप लोग बताइए कहां पर पड़ता है मेरे साथियों। उत्तर में मेरे साथियों दिल्ली, कौन सा स्थान है, दिल्ली, दिल्ली, नई दिल्ली ऐसे कहते हैं इसको, उत्तर में नई दिल्ली है। पश्चिम की बात करें मेरे साथियों, तो आपको बताइए पश्चिम में कौन सा स्थान है, पश्चिम में मुंबई आपका पड़ता है, वही मुख्यालय वाला स्थान। तो पश्चिम में इसका लोकल बोर्ड कहां है, स्थानीय बोर्ड कहां है, तो मुंबई में है। दक्षिण में कहां है मेरे साथियों, तो ध्यान रखिएगा, दक्षिण में आपका चेन्नई, 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 चेन्नई किस राज्य में पड़ता है, तो तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है, ये दक्षिण में, साउथ में है। इसी के साथ अगर हम बात करें, आवाज नहीं आ रही है, आ तो रही है भाई, ठीक है, आ तो रही है, देखो बच्चे ऐसे मजे लेते हैं मास्टरों के चलो, पूर्व में कहां पर है, तो पूर्व में मेरे साथियों कोलकाता में है, कोलकाता, कलकत्ता भी आप इसे कहते हैं, कोलकाता, ये बात आपको ध्यान रखना, ये इसके स्थानीय बोर्ड है, ये क्या है मेरे साथियों, इसके स्थानीय बोर्ड, किसी को कोई दिक्कत यहां तक, ये इसके स्थानीय बोर्ड है, तो इसके स्थानीय बोर्ड कहां है, ये 4 जगह है मेरे साथियों, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, कुछ बेसिक सी बातें थी जो मैं आपको बता चुका। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं यहीं पर चलते चलते मेरे साथियों, कि हमारा जो देश का केंद्रीय बैंक है जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने दूसरे देशों के भी बैंक के रूप में कार्य किया है। जी हां दोस्तों, इसने बर्मा के भी बैंक के रूप में कार्य किया है, और मैं आपको बताऊं इसने जो है मेरे साथियों पाकिस्तान के बैंक के रूप में भी कार्य किया। बर्मा का मतलब है म्यांमार, है ना। तो यहां पर मैं एक बात बताना चाहता हूं मेरे साथियों, बात क्या है जरा ध्यानपूर्वक सुनना। मैं ये बताना चाहता हूं कि इसने जो है वो किन किन देशों के बैंक के रूप में कार्य किया है। तो ध्यान रखिएगा मेरे साथियों, अप्रैल 1947 तक इसने बर्मा के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया है, ठीक है। तो अप्रैल 1937, अप्रैल 1947 तक, अप्रैल 1947 तक इसने किस देश के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया है मेरे साथियों, तो ध्यान रखिएगा बर्मा के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया है, बर्मा के केंद्रीय बैंक के रूप में। तो अप्रैल 1947 तक बर्मा, बर्मा समझते हैं, बर्मा, बर्मा का मतलब होता है म्यांमार, इसे आप म्यांमार भी कह देते हैं, म्यांमार के केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य, ठीक है। तो एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ बर्मा 1947 तक इसने यह काम किया है। बाकी पाकिस्तान भी हमसे अछूता नहीं है, ध्यान रखना, पाकिस्तान के भी केंद्रीय बैंक के रूप में इसने कार्य किया है। कब तक किया मेरे साथियों, तो ध्यान रखिएगा पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य इसने, है ना, जून 1948 तक किया। तो अगला बिंदु लिखेंगे जून 1948, जून 1948 तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य। ये दोनों की दोनों बातें परीक्षा में पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने इन दोनों बातों को लिखवा भी दिया है कि भैया किन किन देशों के सेंट्रल बैंक के रूप में इसने कार्य किया है। आ गई बात समझ में, ठीक है। चलिए बेटा सचिन थोड़ा रुक तो जाओ, पहला बैंक कौन सा था, ये बैंक सब आएगा, आपका कोई चैप्टर छूटेगा नहीं, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब मुझे बता देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं मेरे ख्याल से, है ना, बहुत बढ़िया। 37 नहीं है, बर्मा में 47 है, मैंने कहां लिखा 37, ये लिखो ना 47, है ना, ध्यान नहीं देते हो आप लोग, कोई बात नहीं। ये 47 तक किसके, बर्मा के रूप में, और ध्यान रखिएगा 48, जून 48 याद रखना पाकिस्तान के रूप में।
ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आरबीआई के बारे में बेसिक सी बातें जहां से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आइए अगली बात करते हैं मेरे साथियों। अगली क्या बात है वो जरा देखिएगा। अगली बात मैं आरबीआई के फंक्शंस के रूप में करूंगा। आरबीआई के कौन कौन से फंक्शंस है, इसके कार्य कौन कौन से हैं, ध्यान रखिएगा। अब मैं बात करता हूं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य, फंक्शंस की हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य, फंक्शंस ऑफ आरबीआई। तो कार्य, आरबीआई के कार्य, आरबीआई के कार्य, ध्यान रखना कार्य को हम लोग किस नाम से जानेंगे, फंक्शंस के नाम से जानेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि फंक्शंस ऑफ आरबीआई, कौन कौन से काम होते हैं आरबीआई के, तो आरबीआई के बहुत सारे कार्य होते हैं। ऐसे तो देश का सेंट्रल बैंक है तो जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा है इसके पास में, तो फंक्शंस ऑफ आरबीआई लिखेंगे भैया। मैंने लिखा आरबीआई के कार्य, ठीक है। मैंने बोला 37 था, कोई बात नहीं, 47 है ना, गलती से अरे मेरे मुंह से निकल गया, ऐसा कुछ समझ लो, है ना। तो आरबीआई के कार्य, दरअसल आरबीआई के कार्यों को दो भागों में बांट करके देखा जा सकता है। क्योंकि देश का सेंट्रल बैंक है इसलिए केंद्रीय बैंक के रूप में भी कार्य होंगे इसके कुछ। भैया एज अ सेंट्रल बैंक, भाई हर देश में केवल एक ही सेंट्रल बैंक होता है, ध्यान रखना। हर देश में केवल एक ही सेंट्रल बैंक होता है। जैसे अमेरिका में फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका है, वैसे ही मेरे साथियों भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना। तो इसके कार्य को दो भागों में बांट करके देखा जा सकता है। पहला हम देखेंगे केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य। केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य, और इसको हम क्या लिखेंगे, एज अ सेंट्रल बैंक। ठीक है। तो केंद्रीय बैंक के रूप में इसके कौन कौन से काम हैं मेरे साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भैया, हल्के में मत लेना। और चूंकि देश का सेंट्रल बैंक है तो इसके कुछ डेवलपमेंटल फंक्शंस भी होते हैं। तो डेवलपमेंटल फंक्शंस या विकासात्मक कार्य के रूप में हम इसको देखेंगे। भैया देश का केंद्रीय बैंक है तो उसके कार्य कुछ स्पेशल होंगे, और देश का इकोनॉमी का विकास करना है इसलिए विकासात्मक कार्य भी इसके कुछ होंगे। क्या क्या विकास करना है, कैसे कैसे विकास करना है, तो विकासात्मक कार्य। और विकासात्मक कार्य को आप लोग अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं, डेवलपमेंटल फंक्शंस। क्या बोलते हैं इसको, डेवलपमेंटल फंक्शंस। डेवलपमेंटल फंक्शंस के नाम से हम इसे जानते हैं। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखना है। चलिए आइए जरा बिना देरी के हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं, विकासात्मक कार्य और केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य। अच्छा, एज अ सेंट्रल बैंक के रूप में मैं इसके फंक्शंस पहले आपको पढ़ा देता हूं कि देश का सेंट्रल बैंक है, इसके लिए इसकी क्या क्या जिम्मेदारियां है, जरा उसकी हम बात करते हैं। तो ध्यान रखना मेरे साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं ये सारी, बहुत ही अच्छे से आपको याद करना है। ये देश का केंद्रीय बैंक है, इसीलिए इसको नोट इशू करने का, ध्यान रखिएगा, नोट जारी करने का एक अधिकार है। मैं फिर कह रहा हूं, जो करेंसी नोट होते हैं, पेपर करेंसी, इंडियन करेंसी नोट जो होते हैं, 100 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, या किसी भी नोट की हम बात करें मेरे साथियों, तो ध्यान रखना मैं जो आपको कहना चाह रहा हूं वो बात ये कहना चाह रहा हूं कि जितना भी सेंट्रल बैंक मतलब जो भी नोट है, नए नोट जो इशू करने का अधिकार है वो इसी को है मेरे साथियों। तो ध्यान रखिएगा, नोट निर्गमन, इशू ऑफ पेपर करेंसी जो है इसके पास में एकमात्र अधिकार है। कुछ अपवाद है उसकी बात मैं करूंगा। तो सबसे पहला कार्य मैं लिखूंगा मेरे साथियों, और वो कार्य क्या है, तो वो कार्य यह है कि नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार, या नोट जारी करना, ऐसा ही लिखो केवल, नोट जारी करना। मैं अभी बता दूंगा 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है, किसके हस्ताक्षर होते हैं, वो सब बातें मुझे पता है आपके डाउट में है ना। तो नोट जारी करना, या इसी को बोलते हैं इशू करेंसी, या करेंसी इशू आप इसे कह दें, या इशू ऑफ पेपर करेंसी भी आप इसे कह सकते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा मेरे साथियों, करेंसी इशू, पेपर करेंसी लिखें, इशू ऑफ पेपर करेंसी, ठीक है। तो नोट जारी करने का जो एकाधिकार, ध्यान रखिएगा इसके पास एकाधिकार है। एकाधिकार का मतलब है मोनोपोली है, मतलब इसके अलावा कोई नोट जारी करता ही नहीं है।
मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से नोट ये जारी करता है। अभी मैं यहां ओछपोछ नहीं करना चाहता हूं, पर फिर भी चलते चलते आपको बता देता हूं। ध्यान रखिएगा, नोट जारी करने का जो अधिकार है वो आरबीआई के पास में है। और एक और बात मैं आपको यहां पर बता करके बता देना चाहता हूं, 1 रुपए का जो नोट है वो वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ में मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको इश्यू करती है। तो वित्त मंत्रालय के द्वारा 1 रुपए का नोट जारी किया जाता है, यह बात आपको ध्यान रखना है ना। बात करूंगा, मैं लिखाऊंगा इसको। दूसरा इसका फंक्शंस क्या है, तो ध्यान रखिएगा, दूसरा इसका फंक्शंस ये है मेरे साथियों कि नोट जारी करने के साथ साथ इसका दूसरा कार्य जो है वो आपका बैंकों के रूप में है मेरे साथियों। तो इसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो यह बैंकों का बैंक है। बैंकर्स बैंक इसे हम कहते हैं अंग्रेजी में। तो यह बैंकर्स बैंक है, जिसे आप बैंकों का बैंक भी कह देते हैं। दरअसल यह सरकार का बैंक भी है। सरकार का बैंक का मतलब क्या है, तो सरकार का बैंक का मतलब यह नहीं है कि मोदी जी का बैंक है ये। तो ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट्स बैंक हम बोलते हैं, गवर्नमेंट्स बैंक। ये सरकार का बैंक है। जब सरकार को भी पैसों की आवश्यकता पड़ती है ना, तब वो इसी से उधार लेती है। जब दूसरी बैंकों को पैसों की आवश्यकता पड़ती है, तब भी वो इसी से उधार लेती है मेरे साथियों, ठीक है। बाकी ये और क्या क्या काम करता है, तो ये विनिमय दर, एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करता है। विनिमय दर हम इसको कहते हैं, एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करता है, को नियंत्रित करना या को बनाए रखना। विनिमय दर को बनाए रखना है ना, एक्सचेंज रेट को ये मेंटेन करता है मेरे साथियों। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और क्या क्या कार्य है इसके, उसके बहुत सारे कार्य है मेरे साथियों। मैं मतलब एक और कार्य केवल लास्ट बता रहा हूं, फिर क्लास को ओवर करेंगे, क्योंकि अब अगली क्लास का भी समय है। ध्यान रखना, ये जो है मेरे साथियों वो क्या करता है, इसके अलावा एक नीति बनाता है, मौद्रिक नीति बनाना, मौद्रिक नीति जारी करना, इसे हम मॉनिटरी पॉलिसी कहते हैं। मौद्रिक नीति को अंग्रेजी में मॉनिटरी पॉलिसी, अंग्रेजी में लिखना है मॉनिटरी पॉलिसी। मॉनिटरी पॉलिसी, तो मॉनिटरी पॉलिसी को बनाना, अगर आपसे पूछा जाए कि मॉनिटरी पॉलिसी को किसके द्वारा बनाया जाता है, तो आरबीआई के द्वारा बनाया जाता है। यह बात भी आपको ध्यान रखना है, यह भी ये करता है मेरे साथियों, है ना। इसी को हम साख नियंत्रण की नीति भी कह देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, साख नियंत्रण। साख का मतलब होता है क्रेडिट, तो नियंत्रण का मतलब होता है कंट्रोल। तो ध्यान रखिएगा, इसे हम क्रेडिट कंट्रोल भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल भी कह देते हैं। तो साख नियंत्रण नीति या मौद्रिक नीति एक ही बात है मेरे साथियों, ठीक है। यह बात आपको ध्यान रखना है। मतलब और भी काम है इसके, लेकिन मैं आज नहीं बताऊंगा, उसको कल बताऊंगा अब, है ना। तो कल मैं यहीं से क्लास को शुरू करूंगा। तो कल का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, रिजर्व बैंक के कार्य, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एक्सचेंज रेट क्या होती है आदित्य, वो भी बताऊंगा। एक्सचेंज रेट क्या होती है, आपने सुना होगा कि डॉलर जो है वो रुपये की कितने वैल्यू के बराबर है, ये सब बातें वो सब हम बात करेंगे, ठीक है। ये सब बातें मैं करूंगा, डोंट वरी। और यहां से प्रश्न भी आते हैं। तो खैर आज के लिए इतना ही करते हैं। किसी का कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लो, है ना। आपके डाउट भी बहुत सारे रहते हैं, कमेंट बहुत सारी आती है। मैं आपको ये केवल इतना कहना चाहता हूं कि जब भी आपके कोई डाउट हो मेरे साथियों, आप क्या करा करो, अपना एक पेज पर सुंदर सी राइटिंग में, ध्यान रखना, अपने एक पेज पर सुंदर सी राइटिंग में लिखो, और उस पेज को भेजने से पहले मेंशन करके लिखो, और मेंशन करके लिखोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इतना ही करते हैं। आगे बात समझ में, मौद्रिक नीति क्या होती है, मैंने पढ़ाई किया अभी श्वेता, मैंने खाली लिखवाया ही सही कि मौद्रिक नीति, सब हो जाएगा यार, इतना क्यों लोड कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही करते हैं, शेष वार्ता आपसे कल करेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल। शुक्रिया दोस्तों, जय महाकाल, राधे राधे, बाय बाय।